हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके पहले हमने देखा था अकाउंट्स में काफ़ी सारे एरर्स अकाउंटेंट के थ्रू हो जाते हैं, तो जिन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में किया जाता है, इसके बारे में हम अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। द अकाउंटेंट में कमिट मेनी sort of mistakes such as errors of omission, errors of commission, compensating errors, and error of principle. These cannot be disclosed by trial balance and can be identified by doing extensive examination. Hence, it is essential that some journal entry should be made to lessen or omit the effect of wrong posting, and the books can exhibit the true and fair position when entries are passed to remove the posting of wrong posting and to show the true result. This is known as rectification of errors. Finally, rectification of errors is an accounting process following which the effect of wrong entry or posting in ledger is removed and true result of the business can be reflected. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम लोग जब अकाउंट्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब अकाउंटेंट काम कर रहा होता है तो उससे काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं, जिनमें जैसे कि कुछ गलतियां ऐसी होती है कि कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं एंट्री किए गए हैं, या कुछ ट्रांजैक्शन छूट गए हैं, या एक की जगह दूसरी जगह में एंट्रीज हो गई है, या जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एंट्रीज करनी चाहिए वहां पे कुछ गड़बड़ियां हो गई है। एंड इस तरह की जो गलतियां होती है ये ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं मिलती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको फिर पूरी तरह से चेक करके जर्नल एंट्रीज में चेंजेस लाए, उसमें जो छूट गई है उनको वापस से पोस्टिंग करें, जो रॉन्ग पोस्टिंग है उनको वापस से सही पोस्टिंग करें। इस तरह से सारी पोस्टिंग्स चेंज करने के बाद में नए ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो अकाउंट्स के बुक्स है वो सही हो जाते हैं, एंड जो बिजनेस का जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो हम बहुत सही तरीके से दिखा सकते हैं। इसी के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए हम इसके लिए नए पोस्टिंग जो एंट्रीज करते हैं उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं, क्योंकि जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें हम ठीक कर रहे हैं। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड रेक्टिफिकेशन आर एज follows. Every businessman wants that the reliability of his accounting work may remain constant. It is but natural that there may be errors, but rectification of error is essential, and this will help to create goodwill. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका अकाउंट के जो बुक्स है बहुत सही तरीके से मेंटेन रहे, एंड लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में सभी का भरोसा बना रहे। इसके लिए लेकिन गलतियां कभी-कभी हो जाती हैं, बहुत आम सी बात है कि गलतियां कभी-कभी हो जाती है। तो अगर उन गलतियों को सुधार लिया जाए तो उसका जो गुडविल है वो बना रहता है। तो इसके लिए इसका पहला उद्देश्य होता है, हर बिजनेसमैन का पहला उद्देश्य होता है कि वो अपने गुडविल को बनाए रखे। इसके लिए उसके जो अकाउंट्स है उस पे सभी का भरोसा बना रहे, इसलिए जो गलतियां हो जाती हैं उसे वो सुधार लेता है। इसका एरर्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पहला उद्देश्य ये है। दूसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हेल्प्स टू एग्जिबिट द ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि अगर गलतियों को सुधार दिया गया है तो बिजनेस का जो सही पोजीशन है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन सही कंडीशन है, ये सभी को पता चल जाती है, बिजनेसमैन को एंड उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको बिजनेस का सही अंदाजा हो जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन का सही अंदाजा हो जाता है। Then the third is, if the errors are not rectified in proper time, this may create problem in smooth functioning of the affairs of business, and true position cannot be ascertained. तीसरी बात यह होती है कि अगर सही वक्त पर जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें अगर ठीक नहीं किया गया तो आगे बिजनेस को रन करने में काफी दिक्कतें आ सकती है। जो बहुत आराम से बिजनेस चल रहा था उसमें बहुत दिक्कतें आती है, एंड बिजनेस का जो सही पोजीशन है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल सही कंडीशन है वो पता नहीं चलती है, इसलिए भी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी होता है। Then on rectification of errors, true and accurate financial statements can be prepared by the business. इसके बाद में एक और उद्देश्य यह होता है कि गलतियों को सुधारने के बाद में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बिजनेस के वो बहुत सही तरीके से बनते हैं, एंड
बिजनेस का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उस कितने प्रॉफिट में है, उनका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बहुत सही तरीके से पता चलता है। अदरवाइज ये भी सही तरीके से नहीं पता चल पाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, किस तरह से उसको क्लासिफाई किया गया है। The errors which cannot be disclosed by trial balance of the business are as follows. बहुत सारे errors ऐसे होते हैं जो हमने ट्रायल बैलेंस के वक्त भी पढ़ा था, जो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं मिलते हैं। तो उनमें से कुछ जो है वो इस तरह से है। पहला है error of omission. There may be error of omission, that is a transaction may be omitted to be recorded or both the aspects of the transaction may be left to be recorded. This does not affect the total of debit and credit balance, and trial balance cannot disclose it. For example, goods returned by RAM worth rupees 500 are taken into stock, but transaction is not recorded at all due to ignorance. This cannot be traced by trial balance, hence true condition of business cannot be reflected. Sometimes one side, either debit or credit, is recorded in one account properly, but the other side is left to be recorded. This is traced by trial balance and can be corrected for time being by opening suspense account. सबसे पहले हम देखते हैं एरर ऑफ ओमिशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसे गलती से बिल्कुल एंटर ही नहीं किया जाता है। अगर बिल्कुल एंटर ही नहीं किया गया तो उसका ना तो डेबिट बैलेंस पे कोई असर पड़ेगा, ना क्रेडिट बैलेंस पे कोई असर पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं से हमने राम ने गुड्स को रिटर्न कर दिया 500 रुपए का, एंड उसने जो रिटर्न किया वो ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही एंटर नहीं किया गया, ना तो स्टॉक में एंटर किया गया है ना कहीं और एंटर किया। तो कहीं पे भी जब एंटर नहीं किया गया तो वो 500 रुपए कहीं पे भी दिखेंगे नहीं, लेकिन स्टॉक में गुड्स उसके आ चुके हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो एंट्री कहीं पे भी नहीं दिखेगी। तो ट्रायल बैलेंस में तो इसका कोई असर होगा नहीं। जब ट्रायल बैलेंस में कोई असर नहीं होगा तो ये गलती जो है ये नॉर्मल कंडीशन में पता नहीं चलती है। इसके बाद में एक कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट साइड में तो उसकी एंट्री हो गई है लेकिन क्रेडिट साइड में नहीं किया गया है। तो ऐसे जगह में ये गलती जो है ये ट्रायल बैलेंस दिखा देता है, क्योंकि एक साइड एंट्री है और दूसरे साइड में एंट्री नहीं है। तो उस टेम्परेरीली क्या किया जाता है कि उस वक्त उसको सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसे रेक्टिफाई करना जरूरी होता है, तो इसलिए इसे भी क्लास एरर्स में, एरर ऑफ ओमिशन में डाल करके इसको फिर सही जगह में पोस्टिंग की जाती है। इसके लिए भी जरूरी है जो कि सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना। तो दैट्स व्हाई आल्सो दिस एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज डन। Then another is error of commission. There may be error of commission while writing the books of accounts. It includes wrong amount, wrong posting, wrong add or subtraction, etc. For example, if rupees 500 received from Ram but entered, entry may be done as 550 or 5000, and accordingly posting is done in ledger. As his amount is entered both sides, this cannot be disclosed by the trial balance. एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है कि गलती से जो अमाउंट है वो गलत डाला जाता है। पोस्टिंग तो होती है, ट्रांजैक्शन की एंट्री तो होती है, लेकिन जो अमाउंट है वो गलत चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं से राम से 500 रुपीज ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया है बिजनेस ने, लेकिन वहां एंटर करते वक्त या तो 50 रुपए डाल देंगे या 5000 डाल देंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पोस्टिंग उसी तरह से लेजर में हो जाएगी एंड अमाउंट जो है दोनों साइड में वही रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये अमाउंट ट्रायल बैलेंस में फिर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ गलत अमाउंट हो चुका है। 500 की जगह इधर 50 और 5000 कुछ भी हो सकता है। इस तरह की गलतियों को पकड़ना ट्रायल बैलेंस में मुश्किल होता है, तो इन गलतियों को भी ठीक करना बहुत जरूरी है। Then next is compensating errors. Sometimes such errors are committed that deficiency of one is compensated by the other and cannot be disclosed by trial balance. For example, rupees 500 and 800 are received from Ram and Shyam respectively, but wrongly shown as 800 and 500 received from Ram and Shyam. This cannot be disclosed by trial balance as the deficiency of one is covered by the other. Such errors require rectification. इसके बाद में कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। लेजर्स हम जानते हैं कि बहुत सारे लेजर्स बने हुए हैं, तो एक लेजर में जो अमाउंट कम हुआ था उतना ही अमाउंट दूसरे लेजर में बढ़ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में भी पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ने, एक उदाहरण मैं दे रही हूँ,
राम और श्याम दो लोगों से ऑर्गेनाइजेशन ने मनी रिसीव किया। राम से उससे 500 रिसीव किया और श्याम से 800 रिसीव किया। लेकिन जब एंट्री हुई तो वो रिवर्स में हो गया। राम के अकाउंट में 800 चला गया और श्याम के अकाउंट में 500 चला गया। तो अमाउंट्स तो वही है, लेकिन पर्सनल अकाउंट्स में चेंजेस आ गए हैं। तो इस जगह ऐसी गलतियां जो है ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे कंडीशन में इनको ठीक करने के लिए लेकिन यहाँ गलती हो चुकी है, लेकिन इनको सही करना भी जरूरी होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में इस तरह की गलतियों को भी सही किया जाता है। देन अगला है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ड्यू टू इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज देयर मे बी एरर ऑफ प्रिंसिपल। समटाइम्स capital expenses are recorded as revenue expenses or vice versa. This cannot be disclosed by trial balance as the total of debit agrees with total of credit. For example, rupees 5,000 spent on installation charges of new machine should be recorded as capital expenditure under machine account, but recorded as wages account. This cannot be disclosed by trial balance. Similarly, there may be error in recording revenue expenses. For example, payment of rent to landlord will not be shown in landlord's account, rather will be treated as rent. Similarly, personal expenses of owner will be treated as drawings in place of business account. इसी तरह से कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाती है। प्रिंसिपल्स जो हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज के जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो नहीं कर पाती है। तो ऐसे गलतियां कभी भी ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देती। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंसेस, कुछ कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में दिखा दिया जाता है या रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस में। तो इस तरह की जो गलतियां होंगी वो इसमें क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जब सेम होगा तो ट्रायल बैलेंस में वो गलतियां दिखाई नहीं देगी। तो उन्हें फिर लेकिन उन्हें सही करना जरूरी होता है। कुछ उदाहरण हम इसमें से देखते हैं। जैसे कि मशीन को, नया मशीन अगर इंस्टॉल किया गया है तो उसके जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, उसे मशीन अकाउंट में डाला जाता है, बट गलती से उसे क्या करते हैं, वेजेस अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो हम लेबर को पे कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वेजेस अकाउंट में आ गया है तो अकाउंट हमारा अमाउंट तो बराबर है, लेकिन प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल था हमारा कि इसे हम मशीन अकाउंट में, इंस्टॉलेशन चार्जेस हमेशा कैपिटल अकाउंट के मशीनरी अकाउंट में डाला जाता है, लेकिन उसे हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया। तो यहाँ पे भी ये गलती हो गई है। तो ये गलती जो है नॉर्मल कंडीशन में ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता नहीं चलता है। इसी तरह से कुछ और एक्सपेंसेस भी, गलतियां भी होती हैं। जैसे लैंडलॉर्ड को जो रेंट दिया गया है उसे रेंट में चेंज कर डाल दिया जाता है, ना कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। इस तरह से भी गलतियां होती है। उसी तरह से जो बिजनेस का ओनर है वो जो एक्सपेंसेस अपने लिए ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉइंग्स अकाउंट में दिखाना चाहिए, लेकिन उसे कई बार गलती से प्रिंसिपल बिजनेस अकाउंट में दिखा दिया जाता है। अगर उसे बिजनेस अकाउंट में दिखा दिया गया तो ये प्रिंसिपल की गलती, प्रिंसिपल्स जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, ये गलती हो गई है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया है। इस तरह की गलतियों को भी सुधारना जरूरी होता है। तो इसके लिए भी हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का काम करना होता है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं किस तरह से हम इनको एरर्स को ठीक कर सकते हैं। Errors should never be rectified by cutting or erasing because this reduces the reliability of accounts. For rectification of errors, journal entries are passed to nullify the effect of error. These are called rectification entries. Thus, to avoid this, rectification errors is essential, and these entries depend on nature of error. These errors are of two types. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस में जो गलतियां हुई है उसे कभी भी अकाउंट के बुक्स में काट करके नहीं डाला जाता है। उसको ठीक करने के लिए उसके ऑपोजिट वाली दूसरी एंट्री की जाती है ताकि वो सही हो जाए, लेकिन कभी भी काटा नहीं जाता, क्योंकि काटने से जो फेथ है या विश्वास है वो लोगों का भरोसा जो है वो हट जाता है। इसीलिए कभी भी अकाउंट के बुक्स में जो गलतियां होती हैं उन्हें काटा नहीं जाता, उसकी जगह में उसकी ऑपोजिट वाली दूसरी एंट्री डाली जाती है ताकि वो जो गलती है वो बैलेंस हो जाए। इसके बाद में और इस तरह की गलतियों को, और ये जो सुधारने का जो दूसरी एंट्रीज डाले जाते हैं, गलतियों को सुधारने के लिए जो एंट्रीज डाली जाती है उसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं।
two-sided errors or errors not affecting trial balance, one-sided error और error affecting the trial balance. एक ऐसी गलती होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करती है, जो दोनों तरफ से हो गई है तो ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट नहीं होगा, और कुछ गलतियां ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो अब हम देखते हैं कौन सी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है और कौन सी है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। पहले हम देखते हैं डबल साइडेड एरर्स। Errors which affect two accounts are called two-sided errors or double-sided errors and do not have effect on trial balance. Such errors are rectified by passing journal entries involving the two affected accounts. Normally, errors of principal or errors of commission are included under double-sided errors. Double-sided errors क्या है कि दोनों जगहों में गलतियां हुई हैं, दोनों साइड्स में गलतियां होने की वजह से वो ट्रायल बैलेंस में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए उन दोनों अकाउंट्स में वापस से दूसरे ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है, दूसरे जर्नल एंट्रीज की जाती है ताकि उस इफेक्ट को नलिफाई किया जाए। इस तरह की अधिकतर जो गलतियां होती है वो प्रिंसिपल ऑफ एरर्स होती है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या तो उसको फॉलो नहीं करते हैं, या एरर्स ऑफ कमीशन जो अमाउंट्स में इधर उधर कर दिया जाता है वो गलतियां होती है। अमाउंट्स गलती से जीरोस के प्लेसेस को चेंज कर दिया गया या जो नंबर्स है उनके प्लेसेस को चेंज कर दिया गया, तो इस तरह से ये डबल साइडेड इफेक्ट होती है। तो इनको करने के लिए उन दोनों अकाउंट्स को सही किया जाता है। Effect of errors. Double-sided errors have one of the following effects. Debit side of the account increases, debit side of the account decreases. इसमें क्या होगा कि या तो डेबिट साइड का बढ़ जाएगा या डेबिट साइड का घट जाएगा। सेम उसी तरह क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इंक्रीजेस और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट डिक्रीजेस। Owing to these two position, these true position of profit and loss account cannot be ascertained and creates hindrance in disclosing true and fair position of the business. इस तरह की गलतियों की वजह से या तो डेबिट साइड बढ़ेगा या घटेगा, उसी तरह से या तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा या घटेगा, और ऐसी परिस्थिति में बिजनेस का जो सही पोजीशन है वो पता चलने में दिक्कत होती है। इसके आगे हम देखते हैं रूल्स क्या है। रूल्स फॉर रेक्टिफिकेशन। द अकाउंट whose debit side has increased should be credited. The account whose debit side has been decreased should be debited. The account, यहाँ पे क्या करना है कि जिस अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ गया है उसको क्रेडिट करके उस अकाउंट को ठीक करना होगा। उसी तरह से जिस अकाउंट में डेबिट साइड को कम दिखाया गया है तो वहां पे उसके फिर क्रेडिट साइड में उसको डाल करके डेबिट साइड में उसको डाल के उसको सही करना होगा। अगर डेबिट साइड इंक्रीज करता है तो उसका क्रेडिट में एंट्री करना होगा, और अगर डेबिट साइड डिक्रीज करता है तो उसमें फिर डेबिट करना होगा, तब जाकर के वो एंट्रीज जो है सही होंगी। इसी तरह से द अकाउंट हुज क्रेडिट साइड इज इंक्रीज शुड बी डेबिटेड। अगर क्रेडिट साइड बढ़ गया है तो उसका डेबिट साइड में उतने अमाउंट का डिफरेंस को वहां डेबिट में करना होगा, और अगर क्रेडिट साइड डिक्रीज हो गया है तो फिर वापस से उसमें क्रेडिट करना होगा। इस तरह से इन अकाउंट्स को ठीक किया जाता है। The account which has been debited by mistake should be credited and the account which has been credited should be debited to rectify the errors. पांचवा पॉइंट क्या है कि जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट करके ठीक करना है, और जो क्रेडिट हो गया है उसे डेबिट करके ठीक करना है। Following method is adopted to rectify double-sided errors. First of all, correct entry is written. After that, entry passed by mistake is written. Finally, rectification entry is written. जब गलतियों को ठीक करते हैं तो इस तरह से कर सकते, ऐसा नहीं है कि उसको काट करके वहीं पे लिख देते हैं या दूसरे जगह में दूसरा एंट्री कर दिए। सबसे पहले करेक्ट एंट्री जो लिखनी चाहिए थी उसको लिखा जाता है, उसके बाद में जो एंट्री गलत हुई थी उसको लिखा जाता है, इसके बाद में रेक्टिफाइंग उन दोनों को सही करने के लिए जिस एंट्री को करना है उसको किया जाता है। अब हम देखते हैं वन साइडेड एरर्स। एरर्स which are related to one side of account are called one-sided errors. For such errors, instead of passing journal entries, debit or credit entries are required are passed in the concerned to or affected account. Such mistakes usually of totaling of the carrying the balance forward of omission. For example, Shyam has been correctly entered in cash book but not debited in the Shyam's account. इसके बाद में वन साइडेड इफेक्ट एरर्स जो होते हैं वो तो हमें ट्रायल बैलेंस में बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जहां गलती हुई है उसके ऑपोजिट एंट्री को पास करके उसे ठीक कर दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसी गलतियां अधिकतर क्या होती है कि एक अकाउंट में तो आ जाती है लेकिन दूसरे अकाउंट में उसकी पोस्टिंग हो नहीं पाती है, या फिर बैलेंसेस को फॉरवर्ड करते वक्त छूट जाते हैं।
तरह की गलतियां वो आराम से हमें ट्रायल बैलेंस में मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। श्याम का जो अमाउंट है वो कैश बुक में तो सही तरीके से एंटर कर दिया गया है, लेकिन श्याम के अकाउंट में एंट्री नहीं की गई है, तो उसे ठीक करना जरूरी हो जाता है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ वन साइडेड एरर्स। इफ एन आइटम हैज नॉट बीन पोस्टेड, एक पूरा का पूरा आइटम को ही अगर पोस्ट नहीं किया गया है तो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। एंड रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग इन एनी अकाउंट, कहीं पे गलत अमाउंट का पोस्टिंग हो गया है, एक जगह पे सही अकाउंट पोस्टिंग है और दूसरी जगह में गलत अमाउंट का पोस्टिंग है। एन आइटम शोन ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एनी अकाउंट, कभी कभी गलत साइड में, डेबिट साइड की जगह उसे क्रेडिट में दिखा दिया गया है या क्रेडिट की जगह उसे डेबिट में दिखा दिया गया है, तो इस तरह से भी गलती हो सकती है। If the total of any subsidiary book is wrong, किसी एक सब्सिडरी बुक का टोटल अगर गलत होगा तो वो सारा अमाउंट वहां पे गलत ही दिखाई देगा। इनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं? Rectification of above errors depend on when such error is debited. In such errors can be rectified in the following ways. पहले तो ये देखना होता है कि उस तरह की गलती कब हुई है, उसके बाद में उसके लिए रेक्टिफाइंग एरर्स को एंट्रीज जो है वो किए जाते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कभी कभी इस तरह की गलतियों को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही ठीक किया जाता है, एंड कुछ को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में ठीक किया जाता है, एंड कभी कभी फाइनल अकाउंट्स और फाइनल स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद में भी इसे ठीक करना जरूरी होता है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ, अब किसको किस तरह से कैसे ठीक करते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. Sometimes errors will be detected before preparation of trial balance. In this case, errors can be rectified by debiting or crediting as required the concerned account. अगर ट्रायल बैलेंस, कभी कभी क्या है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही गलतियां दिख जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उनको ठीक करने के लिए डेबिट साइड या क्रेडिट साइड की जो भी एंट्रीज है उन्हें सही जगह, सही अकाउंट में सही जगह पे वापस से एंट्री करके ठीक किया जाता है। देन दूसरा एक कंडीशन होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कभी कभी ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद में गलतियां दिखाई देती है। Sometimes errors will be detected after preparation of trial balance. In this case, journal entry is passed, but being one-sided error, only one account will be debited or credited, and on the other side, only suspense account is written and entry is completed. जब ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद में गलती दिखाई देती है तो वो एक ही साइड में गलती होती है, या तो डेबिट साइड में होगी या क्रेडिट साइड में। ऐसी परिस्थिति में जो गलती की गई है उसको अगर डेबिट साइड की है तो उसे क्रेडिट साइड में डाल के ठीक करते हैं, या क्रेडिट साइड की है तो डेबिट साइड में, एक ही अकाउंट को उसे सही किया जाता है, एंड उसके कॉन्ट्रा एंट्री, उसके दूसरे एंट्री के लिए सस्पेंस अकाउंट करके लिखा जाता है। सस्पेंस अकाउंट करके उस एंट्री को खत्म किया जाता है। अगर डेबिट साइड में किसी का बैलेंस गलत है तो उसे ठीक करने के लिए जो क्रेडिट एंट्री की गई है उस अकाउंट के नाम के साथ में सस्पेंस अकाउंट करके दूसरा डाल करके उस एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं। देन सस्पेंस अकाउंट, according to double entry system, two sides of the trial balance should be equal. If the totals are not equal, then a new account called suspense account is opened on one side of whose total is less. यहाँ पे क्या सस्पेंस अकाउंट क्या है कि कभी कभी जो गलतियां हो गई है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में दोनों बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो जो डिफरेंस है उसके उस अमाउंट के लिए एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है, एंड उतना अमाउंट जो कम है या अधिक है उसे वहां पे लिख दिया जाता है, एंड उसके बाद में उसे फिर आगे कैसे ठीक करना है ये भी देखना होता है। If the total of debit side is more than the total of credit side, then the difference of amount of trial balance is written on the credit side of the account, and the suspense account is credited, which is called credit balance of debit amount. If the total of credit side is more than that of debit side of trial balance, then the difference amount is written on the debit side, which is called debit balance of credit amount. This is shown in the balance sheet also on the debit side, on the required side if there is debit balance, and on asset side if there is debit balance, and liability side if there is credit balance. यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर टोटल ऑफ डेबिट साइड अधिक है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड अधिक है और क्रेडिट साइड कम है,
तो उस बैलेंस को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट के, एंड उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। उसी तरह से क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेबिट अकाउंट, एंड इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड अधिक है और डेबिट साइड कम है ट्रायल बैलेंस का, तो उस डिफरेंस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं एंड उसे डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट अकाउंट करके कहते हैं। एंड इन दोनों को हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जब डेबिट बैलेंस अधिक होगा तो उसे हम एसेट्स के साइड में दिखाएंगे, एंड क्रेडिट बैलेंस अधिक होगा तो उसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। देन गर्ल्स, दिस पॉइंट हैज टू बी सीन लिटिल बिट, इसको थोड़ा और ध्यान से सुन करके फिर समझिए, तब जाकर के आपको वो अमाउंट्स जो है समझ में आएंगे। Suspense account is opened when the trial balance does in such a situation, if the trial balance does not tally, efforts will be put to find out errors at first, but in case of urgency of preparing final accounts, suspense account is opened, and later on, after finding the errors, suspense account is used to rectify those errors. सस्पेंस अकाउंट्स को खोलने के पहले ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है और कोशिश की जाती है कि पहले ही ट्रायल बैलेंस को टैली कर लिया जाए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ इसीलिए अकाउंट्स में गलती है करके पता चल गया। लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि सस्पेंस अकाउंट खोलने के पहले ट्रायल बैलेंस की जो गलतियां हैं उसे ठीक कर दिया जाए। लेकिन अगर जल्दी से फाइनल अकाउंट्स को बनाना है एंड वक्त कम है, तब सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट किया जाता है एंड बाद में गलतियों को ठीक करने के बाद सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब रूल्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बाय सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जो रूल्स बने, जो गलतियों को सुधारा जा रहा है, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें सस्पेंस अकाउंट को बनाना पड़ता है। तो वो रूल्स क्या क्या है ये हम देखते हैं। इफ एन अकाउंट इज डेबिटेड टू रेक्टिफाई एन एरर, दैट सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर किसी एक गलती को सुधारने के लिए किसी अकाउंट को अगर डेबिट किया गया है, तो ऐसे कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। इसी तरह से अगर किसी एक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है सही एंट्री के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा। If nothing is specified in the question, then it is taken that errors are found after preparation of trial balance. अगर क्वेश्चन पे आपको दे दिया गया है तब तो आप ऊपर जिस तरह से कहा गया वैसे करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, तब ये समझा जाता है कि जो एरर्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद में ही पता चली है। If a posted word is used, then it will be meant that posting has been done on the right side. And कभी-कभी क्वेश्चन में ये मेंशन किया रहता है कि has been posted. तो अगर पोस्टेड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले पता चल गया है और सही पोस्टिंग हो चुकी है, राइट साइड में सही पोस्टिंग हो चुकी है। दूसरा है पोस्टिंग हैज बीन डन इन द पर्सनल अकाउंट इन द कंसर्न आइटम, नॉट ऑफ द बुक्स टोटल। इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पोस्टिंग जो पर्सनल अकाउंट है उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स थे उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, टोटल बुक्स में नहीं की गई है। Then posting has not been done with correct amount. इसका तीसरा ऑप्शन यह होता है कि सही अमाउंट के साथ में पोस्टिंग नहीं की गई है। ये तीनों चीजें डिफरेंस दिखाती है। To show the suspense account in balance sheet, suspense account if not closed will appear in balance sheet. If the suspense account appears on the debit side of the trial balance, it will be shown on asset side of the balance sheet. If it appears on credit side, it will be shown on the debit side. इसी तरह से सस्पेंस अकाउंट को अगर क्लोज नहीं किया गया है तभी वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया है तो उसे बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं होती है। डेबिट बैलेंस होता है तो वो सस्पेंस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस का, तो उसे एसेट साइड में दिखाते हैं, एंड क्रेडिट साइड होता है तो उसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। देन यूटिलिटी ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट के फायदे क्या है? The utility of suspense account is as under. It makes up the difference in trial balance. A trial balance must agree or tally, but sometimes due to errors or mistakes which affect an account affect the trial balance. If the errors are not detected within reasonable time, despite all efforts, the difference in trial balance is made up by opening suspense account. हमेशा ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस ट्रायल बैलेंस का ये रूल है कि उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा टैली करना चाहिए, और अगर कुछ गलतियों की वजह से वो टैली नहीं हो रहा है
तो कोशिश की जाती है कि कहाँ पे गलतियां हुई है, और अगर वो जल्दी से नहीं पता चलता है और टाइम पूरा होता जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दिया जाता है उतने ही अमाउंट से जो अमाउंट का डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में दिखाया जा रहा है। Then it avoids delay in preparation of final accounts. If the trial balance does not tally, there may be delay in preparation of final accounts. When the difference does not tally and time is not available to scrutinize the books, it is not desirable to delay final account. In order to prepare final account, the difference amount will be put under suspense account and one can proceed with the preparation of profit and loss account and balance sheet. इसके बाद में कभी-कभी जो गलतियां हैं ट्रायल बैलेंस में टैली नहीं हो रहा है एंड फाइनल अकाउंट्स का इसकी वजह से देर करना सही नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये फाइनल अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट्स को बना देते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट को दिखा करके उसे कंप्लीट किया जाता है एंड लेटर ऑन दैट सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज्ड। उसके बाद में उसे सही करके उसको क्लोज करके उस अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखा के क्लोज करते हैं। यूजफुल when exact treatment of account is uncertain. When exact treatment of the amount is uncertain, the amounts are debited or credited in this account. उसके बाद में कभी-कभी क्या है कि एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कैसे करना है वो समझ में नहीं आता है। कई बार किस तरह से एंट्रीज करनी है ये एक अकाउंट का समझ में नहीं आता, तो उस कंडीशन में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में उस अमाउंट को दिखा करके सस्पेंस अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल करके उसे दिखाना फायदेमंद होता है। देन डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ये तो था सस्पेंस अकाउंट में कैसे कैसे दिखाना है। अब हम सस्पेंस अकाउंट को बंद कैसे करेंगे। When the errors are detected, the rectification entries are passed with the help of suspense account and all errors affecting the trial balance are located and rectified. The suspense account stands closed. If the suspense account still shows some balance, it is taken to balance sheet. The suspense account will appear as asset on the asset side of balance sheet if it has a debit balance. It appears on the liability side if it has a credit balance. वैसे तो क्या किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जितनी गलतियां हैं सारी गलतियों को ढूंढ करके सही एंट्रीज की जाती है। जब इस तरह से सारे गलतियों को ढूंढ करके सही एंट्रीज हो जाती है तो सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ अमाउंट अगर रह गया है, कुछ गलतियां नहीं निकल पाई है, तो उस अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, सस्पेंस अकाउंट में अगर बैलेंस शीट में ज्यादा है, अगर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसे ऐसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, और अगर सस्पेंस साइड में क्रेडिट बैलेंस है तो उसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब गलतियां तो हमने जो गलतियां ऑर्गेनाइजेशन में होनी थी वो हो चुकी है एंड उनको फाइनल अकाउंट को भी बना लिया गया है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में भी एरर्स जो है उन्हें सही करना जरूरी होता है। तो उन्हें हम कैसे करेंगे। If the rectification is not done and the difference of amount before preparation of final accounts, then suspense account is opened and difference amount is transferred in it. Then it is shown in the balance sheet according to nature, that is debit balance on asset side and credit balance on liability side. एक तो पहले अगर फाइनल अकाउंट के बनाने के पहले अगर गलतियां नहीं पकड़ में आई है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करके फाइनल अकाउंट को बना दिया गया है एंड जिस तरह से सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है उसके आधार पर उसे ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि डेबिट बैलेंस है तो उसे एसेट साइड में ट्रांसफर करते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का तो उसे लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। देन अगले साल व्हाट दे विल डू, next year when errors are found, the journal entries are passed in such a way that they do not have any effect on final accounts of current year. Thus, errors related to nominal accounts and goods account are rectified by debiting or crediting profit and loss appropriate account. After preparing final accounts, profit and loss appropriate account is open. The balance of this amount is transferred to capital account at the end. इसके बाद में नेक्स्ट ईयर जो गलतियां निकाली जाती है उन्हें नेक्स्ट ईयर उसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से की जाती है कि जो फाइनल अकाउंट बन चुके थे उसका
जो फाइनल अकाउंट है करंट ईयर के, उस पे इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से एंट्रीज को किया जाता है। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट में अगर गुड्स है तो गुड्स अकाउंट को ठीक करके उसे डेबिट या क्रेडिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट करके दिखाया जाता है। एंड फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट को ओपन किया जाता है एंड जो बैलेंस अमाउंट था उसे वहां ट्रांसफर कर उस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। देन इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में इनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? एरर्स रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, those errors which affect creditors and debitors do not affect on profit and loss account। जो पर्सनल अकाउंट के जो भी क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के जो भी अकाउंट्स है, अमाउंट्स है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं दिखाते हैं। देन एरर्स रिलेटेड टू रियल अकाउंट, these errors affect both profit and loss account statement and or the statement of profit and loss। जो रियल अकाउंट के जो भी अमाउंट्स होते हैं या रियल अकाउंट में जो गलतियां होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट जरूर करती है। Then errors related to nominal account. These errors affect both profit and loss account statement and profit and loss accounts. Transfer to balance sheet is also affected by these errors. ये जो errors of nominal account होते हैं ये balance sheet को भी affect करते हैं and profit and loss account को भी affect करते हैं। Then effect of rectifying entries on profit and loss account. अब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो इफेक्ट्स है उसको कैसे सही किया जाएगा। इफ एनी ऑफ द आइटम्स रिलेटिंग टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड इन द एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री, द अमाउंट ऑफ दैट आइटम हैज टू बी एंटर्ड इन द डेबिट कॉलम और डिक्रीज इन प्रॉफिट कॉलम ऑफ द स्टेटमेंट। द रीजन इज that it decreases the net profit। अगर किसी आइटम का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में एडजस्टमेंट किया गया है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट के डेबिट साइड में डालना होता है, क्योंकि ये कारण ये है कि ये जो इस अमाउंट के थ्रू नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, इसीलिए उसे डेबिट कॉलम में दिखा करके प्रॉफिट के कॉलम में डेबिट साइड में दिखा के प्रॉफिट को कम किया जाना जरूरी हो, कम करना जरूरी होता है ताकि नेट प्रॉफिट जो है वो सही आ सके। If any of the item relating to trading and profit and loss account is credited in the adjustment or rectifying entry, the amount of that item has to be entered in the credit column or increase in profit column of the statement as it increases the net profit। इसी तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में एडजस्टमेंट एंट्री को सही किया गया है, रेक्टिफाइंग एंट्री डाली गई है, तो वो क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उसे फिर से वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में दिखाना होगा, क्योंकि इससे नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। देन देयर आफ्टर द स्टेटमेंट इज बैलेंस्ड, इसके बाद में स्टेटमेंट को बैलेंस करना होता है। द बैलेंस सो अराइव्ड इन द स्टेटमेंट इज द नेट इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऑन नेट प्रॉफिट। इफ द डेबिट कॉलम ऑफ स्टेटमेंट इज ग्रेटर, द डिफरेंस इज decrease is not profit, and if credit balance is greater, the difference being net increase in the net profit। इसी तरह से अगर हम जब बैलेंस को बनाया गया है स्टेटमेंट बनाने के बाद में, वो किस तरह से रेक्टिफाइंग एंट्रीज को डालने के बाद में नेट प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जाता है। अगर डेबिट कॉलम में स्टेटमेंट में अधिक अमाउंट दिखाया गया है तो वो नेट प्रॉफिट को कम करेगा, और क्रेडिट कॉलम में अगर अधिक अमाउंट दिखाया गया है तो वो नेट प्रॉफिट को बढ़ा देगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाए हैं उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे? To know the effect of rectification of error on net profit or net profit and loss adjustment account or statement of adjustment, profit and loss can be prepared. If in rectification entry item to be posted in profit and loss account are debited, then it is shown in the debit side on profit and loss adjustment account, and in the same way credit item will be shown on credit side of profit and loss account adjustment account। Balance of this account will be related to the profit or loss of the previous year। यहाँ पर से क्या करना है, जो गलतियां नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में एडजस्टमेंट अकाउंट में किया गया है उन्हें रेक्टिफाई करके नेट प्रॉफिट जो नेक्स्ट ईयर का दिखा पिछले साल का दिखाया जाएगा उसमें चेंजेस, उसके रिलेटेड चेंजेस की जाती है। जैसे कि अगर एंट्रीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया गया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, एंड इसी तरह अगर क्रेडिट आइटम में चेंज किया गया है
तो क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, जिससे कि पिछले साल का जो भी रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो सही हो जाता है। इफेक्ट ऑफ एरर्स इन बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट में इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। If assets have been debited with lesser value or have not been recorded, the value of assets will be shown at lesser value in asset side of the balance sheet. अगर एसेट्स डेबिट साइड में लेसर वैल्यू को दिखा दिया गया है या डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग सही तरह से नहीं हुई है, तो एसेट्स का जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स का दिखाया जा रहा है उस बैलेंस शीट के एसेट्स में अमाउंट कम हो जाता है। If assets have been wrongly debited, the value of assets will increase. और अगर एसेट्स को गलती से डेबिट कर दिया गया है तो एसेट्स का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। In the same way, if personal account is wrongly debited, the amount of the debitor will increase, and if personal account is wrongly credited, the amount of creditor will increase. इसी तरह से पर्सनल अकाउंट्स में अगर हम लोग गलती से ऑर्गेनाइजेशन में अगर गलती से डेबिट साइड को डेबिटर के साइड को इंक्रीज कर दिया गया है तो डेबिट साइड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड को इंक्रीज कर दिया गया है तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। So these are the main entries. These are the entries which will affect the profit and loss adjustment account and effects of errors in balance sheet. Balance sheet में किस तरह से हमें दिखाएंगे ये पता चलता है। यहाँ हमारा error rectification of errors का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। गर्ल्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इसको बहुत बार सुनने के बाद ही क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से एंट्रीज को कैसे करना है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।